हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। इस सीरीज में अभी तक हमने क्लास 12 के काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर किए हैं। हमने एवोल्यूशन पढ़ा है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा है, इकोलॉजी तो पूरी ही कवर कर चुके हैं। तो चलिए क्लास 12 की एनसीईआरटी को उठा के शुरू से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और रिप्रोडक्शन वाला यूनिट अब कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद चैप्टर 1, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जहां पर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि किसी भी प्लांट या एनिमल में अगर आप रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को पढ़ना चाहते हो तो आपको मालूम होने चाहिए, वही इसमें बताए हुए हैं। Each and every organism can live only for a certain period of time. The period from birth to natural death of an organism represents its lifespan. तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसका लाइफ स्पैन चाहे कितना भी लंबा हो, हजारों सालों का हो या कितना भी छोटा हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का हो, लेकिन ये होता लिमिटेड ही है। यानी कभी ना कभी लाइफ स्पैन खत्म होगा, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग है दैट इट मे बी एज शॉर्ट एज अ फ्यू डेज एंड एज लॉन्ग एज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. Between these two extremes are the lifespans of most living organisms. We may note that lifespans of organisms are not necessarily correlated with their sizes. ऐसा नहीं है कि जिसका साइज ज़्यादा है उसका लाइफ स्पैन भी बड़ा होगा या जिसका साइज कम है उसका लाइफ स्पैन भी छोटा होगा। जैसे कि अगर आप कंपेरेबल साइज के दो ऑर्गेनिजम्स को देखोगे तो उनका लाइफ स्पैन एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग हो सकता है. The sizes of crows and parrots are not very different, yet their lifespans show a wide difference. Crow और parrot को देख लो, दोनों ही birds हैं, दोनों का साइज भी कंपेरेबल है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है. लेकिन crow का जो लाइफ स्पैन है कितना होगा, 25 साल मैक्स टू मैक्स. लेकिन पैरट का लाइफ स्पैन देखा गया है कि कई सारी स्पीशीज का, वाइल्ड में जो पैरट्स रहते हैं, हमारे घरों में नहीं, घरों में जब हम उनको पिंजरे में रखते हैं तो उनका लाइफ स्पैन कम हो जाता है. लेकिन वाइल्ड में पैरट्स का लाइफ स्पैन 150 साल तक भी, 140 ईयर्स तक का भी देखा गया है. सिमिलरली अगर प्लांट्स में बात करें, अ मैंगो ट्री हैज मच शॉर्टर लाइफ स्पैन देन कंपेयर टू अ पीपल ट्री, जबकि साइज दोनों का करीब करीब एक सा ही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है. Whatever be the lifespan, death of every individual organism is a certainty. No individual is immortal except single-celled organisms. Single-celled organism को भी हम immortal इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसको रिप्रोड्यूस करना होता है तो ये क्या करता है, अपने सिंगल सेल को डिवाइड करके 2 सेल बना देता है. अब यहाँ पर देखो, रिप्रोड्यूस कर गया, उसके जो डॉटर सेल्स हैं उसके यंग वंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. लेकिन पेरेंट की तो डेथ नहीं हुई थी, पेरेंट की एग्जिस्टेंस नहीं रही, लेकिन डेथ नहीं हुई थी, इसीलिए एक तरह से इमॉर्टल हमको उनको कहना पड़ेगा. बाकी सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन जो है लिमिटेड ही होता है. तो यहाँ पर हम यही देखने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है. ये सब आपको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि भाई आप हमारी बॉडी में होने वाले कोई भी प्रोसेस देखो, डाइजेशन देखो, रेस्पिरेशन देखो, एक्सक्रीशन देखो, सर्कुलेशन देखो, तो रिप्रोडक्शन भी तो हमारे शरीर में होने वाला ही एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है. हमारे शरीर में ही तो एक काम हो रहा है. तो जिस तरह से हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, जिस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं, वैसे ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक चैप्टर क्यों नहीं बना देते उसमें. रिप्रोडक्शन को हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं. अलग से पढ़ने का कारण ये है कि वो सारी जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं वो ज़रूरी है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए. वो ज़रूरी है ताकि एक इंडिविजुअल का जो बॉडी फिजियोलॉजी है वो नॉर्मली चलती रहे, सारे लाइफ प्रोसेस होते रहे, तभी वो जी पाएगा. लेकिन रिप्रोडक्शन लाइफ के लिए एक सिंगल इंडिविजुअल के लेवल पे अगर आप देखोगे ज़रूरी नहीं है. रिप्रोडक्शन किए बिना भी ऑर्गेनिजम्स बड़े आराम से सर्वाइव कर सकते हैं. बल्कि कई लोग तो कहेंगे कि जो रिप्रोड्यूस नहीं करते वो और ज़्यादा आराम से रहते हैं, उनकी लाइफ और ज़्यादा बढ़िया हो जाती है, क्योंकि ऑफस्प्रिंग्स के बारे में, यंग वंस के बारे में चिंता भी नहीं करनी है, बस खुद को मौज करनी है. तो रिप्रोडक्शन बाकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस से, बाकी हमारे लाइफ प्रोसेसेस से फंडामेंटली डिफरेंट क्यों है, क्यों हम उसको ह्यूमन फिजियो में 11th में ही नहीं पढ़ लेते हैं. कारण यही है कि वो सारे प्रोसेसेस एक इंडिविजुअल को जीवित रखने के लिए होते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन एक इंडिविजुअल का तो काम चल सकता है करे बिना, मगर ये स्पीशीज को जीवित रखने के लिए है, स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए. क्योंकि अल्टीमेटली अगर एक इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी वो तो अर्थ को छोड़ के चला जाएगा, लेकिन ऐसे ही बारी बारी करके अगर सबकी डेथ हो गई और उनको रिप्लेस करने के लिए अगर कोई यंग वंस नहीं है, अगर वो अपने पीछे यंग वंस छोड़ के नहीं जाएंगे, अगली जनरेशन नहीं बनाएंगे, तो उन्हीं की डेथ के साथ उनकी स्पीशीज भी वाइप आउट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. तो जिस तरह डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन जैसे लाइफ प्रोसेसेस एक इंडिविजुअल को जीवित रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, उसी तरह से रिप्रोडक्शन स्पीशीज को जीवित रखने के लिए ज़रूरी है. भले ही एक इंडिविजुअल इसको करे बिना भी आराम से सर्वाइव कर सकता है. नाउ, given this reality, have you ever wondered how a vast number of plant and animal species have existed on Earth for several thousands of years? There must be some processes in living organisms that ensure this continuity. जो species की continuity है वो reproduction की वजह से ही हो रही है. We are talking about reproduction, something that we take for granted. तो यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी बुक ने ये जो भी हमको बताया है बस रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस बताने के लिए, एक इंट्रोडक्शन देने के लिए ये सारी चीज़ें बोली हुई हैं.
Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones similar to itself or young ones of its own kind. The offspring grow, mature, and in turn produce new offspring. Thus, there is a cycle of birth, growth, and death. Reproduction enables the continuity of species generation after generation. There is a large diversity in the biological world, and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. अब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम सबका एक सा नहीं होता है, जैसे न्यूट्रिशन की प्रोसेस सब में अलग है, जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करने की प्रोसेस है वो अलग है, प्रोसेस क्या, उस प्रोसेस को करवाने वाले स्ट्रक्चर्स भी एकदम अलग अलग है. उसी तरह से रिप्रोडक्शन में भी हम देखते हैं कि हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी तो है ही है. तो जैसे बाकी सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपने तरीके से करते हैं, वैसे ही रिप्रोडक्शन के भी काफ़ी डिफरेंट मोड्स हमको मिल जाते हैं. The organism's habitat, its internal physiology, and several other factors are collectively responsible for how it reproduces. Based on whether there is participation of one organism or two in the process of reproduction, it is of two types. दो तरह की reproduction mainly होती है, दो category में हम इसको बांटते हैं. When offspring is produced by a single parent without gamete formation, the reproduction is asexual. When two parents of opposite sex participate in the reproductive process and also इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, तो इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे. तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो मोड्स हैं. जब एक सिंगल इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है और वहाँ पर गैमीट वगैरह का कोई काम नहीं है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई. लेकिन जो रिप्रोडक्शन गैमीट्स के फ्यूजन से हो रही है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रही है, जहाँ पर ऑपोजिट सेक्स के दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, दो तरह के गैमीट्स इन्वॉल्व हैं, ये होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो चलो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं. In this method, a single individual, a single parent is capable of producing offspring. As a result, the offspring that are produced are not only identical to one another, but also exact copies of their parent. Asexual reproduction में क्या हो रहा है, एक single individual अपनी कॉपी बनाता जा रहा है. अब जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक मदर है एक फादर है, तब तो बच्चे में दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स की कॉम्बिनेशन आएगी. हम नहीं बता सकते कि जो यंग वंस होंगे उसमें कौन सा कैरेक्टर कौन से पेरेंट को रिजेंबल करेगा. लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ले दे के एक ही पेरेंट है, तो इस एक पेरेंट को ही सारे के सारे यंग वंस जो है रिजेंबल करते हैं. आपस में भी बिल्कुल सेम होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं यंग वंस, और अपने पेरेंट से भी बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी, दिखने में भी और जेनेटिक लेवल पर भी. तो द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर और आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई तरीके से किया जा सकता है. लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. Asexual reproduction is common among single celled organism. Single celled organism या जो simple body organization वाले organism है ना, उनमें हमें asexual reproduction commonly मिलती है. क्योंकि यार sexual reproduction इसके comparison में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा difficult, बड़ी complicated सी process है. Sexual reproduction अगर करना है तो fertilization ज़रूरी है. Fertilization अगर करनी है तो हमको दो गैमीट चाहिए, मेल और फीमेल गैमीट होने चाहिए. अब यार गैमीट तुमको बनाने हैं तो गैमीट बनाने के लिए तुम्हारे पास सेक्स ऑर्गन होने चाहिए जिसके अंदर तुम गैमीटोजेनेसिस करो. और ये सारी चीज़ें जिसके पास है वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है. सेक्स ऑर्गन के अंदर गैमीट बनाएगा, फिर इन गैमीट्स को एक दूसरे के पास पहुंचाएगा, फिर ये गैमीट्स आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे, जाइगोट बनेगा, उससे एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी. ये सारी प्रोसेस इन्वॉल्व है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में. लेकिन सोचो, जिसके पास एक ही सेल है जो खुद सिंगल सेल का है, उसके पास कहाँ सेक्स ऑर्गन होंगे, कहाँ वो गैमीट बनाएगा और कहाँ ये सारे काम कर पाएगा. इसीलिए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं और रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले प्लांट्स और एनिमल्स में भी हमको ये मिल जाती है. In protists and monorans, the organism or the parent cell divides by mitosis into two to give rise to new individuals. तो mitotic division हो जाता है, सीधा सीधा दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं. हमारे प्रोटिस्ट और मोनेरा की भी अगर बात करें, बैक्टीरिया भी इसी तरह से अपने सेल को डिवाइड करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर देते हैं, फिजन कर लेते हैं. Thus, in these organisms, cell division is itself a mode of reproduction. वैसे सेल डिवीजन तो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन जो है ही सिंगल सेल्ड, उसको तो रिप्रोडक्शन भी सेल डिवीजन से ही करना है, डिवाइड होकर डॉटर सेल्स बनाने हैं. इसके अलावा उसके पास क्या तरीका है रिप्रोड्यूस करने का. तो सेल डिवीजन अपने आप में एक रिप्रोडक्शन का मोड बन जाता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के केस में. Many single-celled organisms reproduce by binary fission, where the cell divides into two halves and each rapidly grows into an adult. जैसे कि अमीबा और पैरामिशियम में इस तरह का बाइनरी फिजन हम देखते हैं. बाइनरी फिजन का क्या मतलब है कि एक पेरेंट सेल हमारे पास में था और दो डॉटर सेल्स उसने डिवाइड करके बना दिए. तो यहाँ पर सेल डिविजन एक रिप्रोडक्शन की तरह सर्व कर रहा है. In yeast, the division is unequal and small buds are produced that remain attached initially to the parent cell.
which eventually get separated and mature into new yeast organisms. नए yeast के सेल इससे बन जाते हैं. तो yeast में क्या हो रहा है, दो बराबर डॉटर सेल्स नहीं बन रहे हैं, बल्कि जो हमारा सिंगल यूनिसेल्युलर yeast का सेल था उसमें से एक आउटग्रोथ टाइप की निकल के आती है, एक छोटे से साइज का नया सेल उसके ऊपर उगाता है जो हमारा मैच्योर यीस्ट है उसके ऊपर, और धीरे धीरे ये साइज में बढ़ता रहता है. जब काफ़ी डेवलप हो जाता है तब अपने पेरेंट यीस्ट सेल से अलग होके एक नया यीस्ट ये बना देता है. तो ये बडिंग की प्रोसेस है जो यूनिसेल्युलर यीस्ट के अंदर हम देख रहे हैं, फंगस के अंदर देख रहे हैं. इसके बाद हमारे पास एक प्रोसेस होती है एनसिस्टेशन नाम की, जो कि हमको अमीबा में देखने को मिलेगी. Under unfavorable conditions, the amoeba withdraws its pseudopodia and secretes a 3-layered hard covering or cyst around itself. जब conditions unfavorable हो जाती हैं, बाहर खराब हो जाती है हालत, तब अमीबा खुद को एक 3 लेयर से बनी हुई हार्ड सी सिस्ट से कवर कर लेता है. इस फिनोमेना को इंसिस्टेशन हम बोलते हैं. जब फेवरेबल कंडीशंस वापस आ जाती हैं, ये इंसिस्टेड अमीबा डिवाइड हो जाता है अंदर ही अंदर मल्टीपल फिजन से, खूब सारे अमीबे बना देता है एंड प्रोड्यूसेस मेनी माइन्यूट अमीबा और सूडोपोडियोस्पोर्स. द सिस्ट वॉल बर्स्ट, सिस्ट की वॉल जो है वो टूट जाती है, एंड द स्पोर्स आर लिबरेटेड, दे आर रिलीज्ड इन द सराउंडिंग मीडियम टू ग्रो अप इनटू मेनी अमीबे. दिस फेनोमेना इज नोन एज स्पोरुलेशन. तो अमीबा के केस में कैसे देख रहे हो आप, अनफेवरेबल कंडीशंस में एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस देख रहे हो कि पहले तो एंसिस्टेशन हो जाती है, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो इस सिस्ट को तोड़ के सूडोपोडियोस्पोर्स बाहर आ जाते हैं जो कि मल्टीपल फिजन से इसके अंदर बने थे, और इसे स्पोरुलेशन हम बोलते हैं. तो अमीबा में अलग ही एक मोड हो गया हमारे पास ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. Members of kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structures. Some of the most common structures are zoospores that are usually microscopic motile structures. तो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स की मदद से भी हो सकती है. स्पोर को क्या समझोगे, स्पोर को आप ऐसा ही समझ लो कि ये एक यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर है जो कि आगे जाके एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है. तो रिप्रोडक्शन का ही एक यूनिट है, एक सिंगल सेल है जो कि आगे जाके पूरा एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना पाएगा जर्मिनेट होने के बाद में. तो अब स्पोर हमारे पास सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह के होते हैं, और यहाँ पर क्योंकि हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो एल्गी में पाए जाने वाले जू स्पोर्स को मेंशन करेंगे. ये हमारे पास मोटाइल फ्लैजेलेट स्पोर्स होते हैं जो फ्लैजेला की मदद से मूव कर सकते हैं, और एसेक्सुअल स्पोर्स में इनकी गिनती होती है. अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कोनिडिया, जो कि हमें फंगस में मिलते हैं. कोनिडिया फंजाई में पाए जाने वाले कॉमनली नोन काफ़ी फेमस हमारे एसेक्सुअल स्पोर होते हैं. हाइड्रा में भी बर्ड्स होती हैं, जैसे कि हमने यीस्ट में देखा था ना बडिंग का फेनोमेना. अंतर क्या था, यीस्ट एक सिंगल सेल है जिसमें से एक और सेल उग कर आ रहा है. हाइड्रा तो एक एनिमल है, मल्टी सेल्युलर होता है. तो हाइड्रा की बॉडी पर भी एक आउटग्रोथ सी आ जाती है, एक छोटा सा हाइड्रा उगाता है, धीरे धीरे साइज में बढ़ता है, और जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो पेरेंट की बॉडी से अलग होकर डिटैच होकर एक नया हाइड्रा ये बना देता है. उसी तरह से पोरिफेरा के केस में, स्पंजिस के केस में गेम्यूल्स नाम के आप सोच सकते हो कि इंटरनल बर्ड्स आपको मिलेंगे. यहाँ पर हमने क्या देखा, यीस्ट में भी और हाइड्रा में भी जो बर्ड था उनके शरीर के ऊपर निकल के आ रहा था, उनके शरीर के ऊपर उग रहा था. लेकिन गेम्यूल आप समझो कि स्पॉन्ज का एक बर्ड है जो कि इसकी बॉडी के ऊपर नहीं उगता है, इसकी बॉडी के ऊपर नहीं चिपका रहता है, बल्कि बॉडी के अंदर ही होता है. तो ये हमारा एक इंटरनल बर्ड हो गया. इस तरह से डिफरेंट मोड्स हमको मिलेंगे हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में. इसके एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी बुक ने हमको दिए हुए हैं. यहाँ पर हमें यीस्ट की बडिंग का डायग्राम दे रखा है, अमीबा का बाइनरी फिशन दिखाया हुआ है. इसके बाद क्लमाइडोमोनास में कैसे स्पोर्स बन रहे हैं, जू स्पोर्स की मदद से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, ये भी रिप्रेजेंट किया है. पेनिसिलियम नाम के फंगस में हमें कॉनिडिया के नाम से जाने वाले एसेक्सुअल स्पोर्स मिलते हैं. फिर हाइड्रा में बडिंग भी दिखाई हुई है, और स्पंजिस के गेम्यूल्स जिनकी हम बात कर रहे थे, इंटरनल बर्ड्स, वो भी दिखा रखे हैं. Now, while in animals and other simple organisms, the term asexual is used unambiguously. In plants, the term vegetative reproduction is frequently used. Asexual जो मोड होता है रिप्रोडक्शन का, जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला कोई भी काम नहीं हो रहा है, ना गैमीट बन रहे हैं, ना फर्टिलाइजेशन हो रही है, ऐसे रिप्रोडक्शन को ज़्यादातर हम प्लांट्स के केस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह देते हैं. और एसेक्सुअल वर्ड हम जनरली तब यूज़ करते हैं जब स्पोर इन्वॉल्व होता है. बाकी सारी प्रोसेस को वेजिटेटिव में गिन लेंगे, और जब एक एसेक्सुअल स्पोर की मदद से रिप्रोडक्शन हो रही है तो उसको एसेक्सुअल कह देंगे. प्लांट्स में जनरली इस तरह से वेजिटेटिव और एसेक्सुअल ये दोनों टर्म्स यूज़ करते हैं. In plants, the units of vegetative propagation, such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb, they are all capable of giving rise to new offspring. These structures are called the vegetative propagules. अब देखो यार, जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें रिप्रोडक्शन का काम किसका है, फ्लावर का है. लेकिन फ्लावर तो करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
तो कई सारे ऐसे भी स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ प्लांट्स में जो कि आप कह सकते हो मॉडिफिकेशन शो कर रहे हैं। उनका काम रिप्रोडक्शन का नहीं है कायदे से, लेकिन फिर भी उनको टांग अड़ानी है रिप्रोडक्शन में, उनको रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना है। और इसी को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कि प्लांट का कोई ऐसा हिस्सा जिसका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं था, वो बिना बात के रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो गया है और एसेक्सुअली नए प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह के कई सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि स्टेम की एक मॉडिफिकेशन होती है रनर, जिसकी मदद से ग्रासेस जो हैं ये स्प्रेड होते हैं, नए ग्रासेस बनते हैं, ग्रासेस वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं। फिर जिंजर जैसे प्लांट्स में हम देखते हैं कि स्टेम की मॉडिफिकेशन से राइजोम नाम का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि फूड स्टोरेज भी करता है और फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करने में हेल्प करता है। शक्कर भी हमारे पास स्टेम की मॉडिफिकेशन हो जाती है। उसी तरह से ट्यूबर्स हैं जो कि पेरिनेशन में भी हेल्प करते हैं। हमारे पास सबसे कॉमन एग्जाम्पल तो ट्यूबर का पोटैटो हो जाता है। आलू का भी ट्यूबर ही है, एक मॉडिफाइड स्टेम है जो कि फूड को भी स्टोर करके रख रहा है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का भी ये काम कर रहा है। उसी तरह से एक्वेटिक प्लांट्स में एकॉर्निया वगैरह, वाटर हाइसिंथ में ऑफसेट, और कुछ प्लांट्स में बल्ब नाम का भी हमें एक स्टेम मॉडिफिकेशन मिलता है जो कि वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह फंक्शन कर रहा है। अब कायदे से स्टेम का क्या काम है कि चुपचाप जाइलम और फ्लोएम की मदद से जो है फूड और वाटर का कंडक्शन करवाओ, और दूसरी चीज़ ब्रांचेस को बियर करो। जो भी प्लांट के ऊपर अपेंडेजेस हैं, लीफ है, ब्रांच है, फ्लावर है, फ्रूट है, ये सारी चीज़ें के ऊपर ही लगी हुई होती है। तो इन सब के कुछ एग्जांपल्स जो यहाँ पर लिस्ट किए हुए हैं, जो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में इन्वॉल्व हैं, ये हमारी एनसीईआरटी बुक हमको देती है। पोटैटो का ट्यूबर यहाँ पे दिखाया हुआ है, जिसकी आइज में से, यानी जो नोड है हमारी मॉडिफाइड स्टेम का, उसमें से नए प्लांट्स निकल के आ रहे हैं, जर्मिनेट हो रहे हैं। इसके बाद जिंजर का राइजोम शो किया हुआ है। फिर अगावी का बल्बिल हमें दिखाया है। ब्रायोफाइलम हम जानते हैं बचपन से, एग्जाम्पल हमको बताया जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, जहाँ पर लीफ की मदद से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रही है, लीफ के मार्जिन्स में से नए प्लांट्स निकल कर आ रहे हैं। और वाटर हाइसिंथ जैसे एक्वेटिक प्लांट्स में ऑफसेट नाम की एक स्टेम मॉडिफिकेशन होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए, जहाँ पर स्टेम के साइड में से एक ब्रांच निकल के आ जाती है, लेकिन इस ब्रांच के हर एक नोड पे एक नया प्लांट बनता चला जाता है। तो इस तरह से तेजी से एसेक्सुअली बहुत ही अच्छी स्पीड से, बहुत ही तेज स्पीड से नए प्लांट्स प्रोपिगेट हो जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इतनी जल्दी नहीं हो सकती, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसमें बहुत सारे इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बड़ी ही तेजी से, सिंपल तरीके से नए प्लांट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, नए एनिमल्स भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। जैसे कि एनिमल्स में भी हमने देखा, हमें एग्जाम्पल मिला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और ये प्रोसेस कंपेरेटिवली फास्टर होता है। बस अंतर यही है कि यहाँ पर जो भी यंग वंस प्रोड्यूस होंगे बिल्कुल सारे सेम टू सेम होंगे, अपने पेरेंट की तरह, पेरेंट की कॉपीज बन रही है, बस आप यही समझ लीजिए। इसके बाद obviously since the formation of these structures does not involve two parents, the process involved is asexual। ये जो vegetative propagation के बारे में हम बोल रहे थे। In some organisms, if the body breaks into distinct pieces, each fragment grows into an adult capable of producing offspring। तो फ्रेगमेंटेशन भी हम देखते हैं हाइड्रा में, इस तरह की फ्रेगमेंटेशन होती है कि हाइड्रा को कभी कभी जब आप काटोगे तो उसके दोनों टुकड़े एक नया हाइड्रा बना देंगे। दिस इज ऑल्सो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन इसको बोलते हैं। कि अगर पेरेंट की बॉडी को काट दिया तो पेरेंट की डेथ होने के बजाय हो क्या रहा है कि जो भी टुकड़े उसके बने, हर एक पीस एक नया इंडिविजुअल बना देता है। वी हैव हर्ड अबाउट द स्कर्ज ऑफ वाटर बॉडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल। This is nothing but the aquatic plant water hyacinth, which is one of the most invasive weeds found growing wherever there is standing water। तो जहाँ भी standing water होता है, तेजी से अपने offset की मदद से ये vegetative propagation से बढ़ जाता है। यहाँ का ये local plant था नहीं, इंडिया में बाहर से इसको ले आए, तो इसने बहुत ही तेजी से बढ़ना यहाँ पर आकर शुरू कर दिया। ऐसे अपने numbers को बढ़ा के it drains oxygen from the water and it leads to the death of fishes। We may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flowers and beautiful leaves. Since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate and spread all over the water body in a short period of time, it is very difficult to get rid of these plants. Now, plants like potato, sugarcane, banana, ginger and dahlia also propagate vegetatively. We have seen small plants emerging from the buds or the eyes of the potato tuber, from the rhizomes of banana and ginger. When we carefully try to determine the site of origin of new plantlets in the plants listed below, we will find that they are invariably arising from the nodes present in modified stem of these plants। तो इतने सारे modification stem क्यों show कर रही है vegetative propagation के लिए? क्योंकि stem के node में से ही नई branch निकल के आती है, नई leaf निकल के आती है, और अगर stem vegetative propagation करने लग जाए तो नए plant भी इसमें से arise होने लगते हैं। When the nodes come in contact with damp soil or water, they produce roots and new plants।
Similarly, adventitious buds arise from the notches present at margins of leaves of bryophyllum. तो bryophyllum की जो लीफ है उसके लीफ मार्जिन्स में से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रही है. This ability is fully exploited by gardeners and farmers for commercial propagation of these plants. अब जब ये प्लांट इतनी तेजी से वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कर ही रहे हैं तो हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने की पड़ी ही क्या है. इस तरह के प्लांट्स को फिर हम अपने गार्डन्स में ज़्यादातर वेजिटेटिवली ही प्रोपेगेट कर लेते हैं. जो भी उनका स्ट्रक्चर है, जो भी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है, जो नए प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकता है, उसी की मदद से हम भी नए प्लांट्स बनाते हैं. क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सीजन के हिसाब से होगा, जब होना होगा तब होगा, धीरे धीरे होगा. इसीलिए हम ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का पूरा फायदा उठा के प्लांट्स का कमर्शियल प्रोपेगेशन कर रहे हैं. It is interesting to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have relatively simple organization, like algae and fungi, and that they shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse conditions. तो adverse conditions जब आती है उस समय पे कई सारे organism ऐसे हैं जो sexual mode of reproduction पे shift कर जाते हैं. Asexual और vegetative as well as the sexual mode of reproduction, चाहे आप asexual की बात करो, sexual की बात करो, they are exhibited by higher plants. On the other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of the animals. तो plants और animals में एक fundamental difference ये होता है कि higher plants में हालांकि sexual reproduction तो होगी, लेकिन साथ ही साथ हमारी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी चलती रहती है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी प्रोसेस होती है अपने टाइम से, लेकिन इट गोज हैंड इन हैंड विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअली भी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वेजिटेटिवली भी प्रोपेगेट कर सकते हैं. जबकि एनिमल्स में ज़्यादातर हम देखेंगे कि हायर एनिमल्स जो हैं सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं और एसेक्सुअली बहुत ही कम, बहुत ही रेयरली ये रिप्रोड्यूस करेंगे. तो इसी के साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक तो हमारा होता है खत्म. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक इससे थोड़ा सा बड़ा है और इससे थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है. तो चलो अगली बार मिलते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.